हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, यानी कि आज हम समझेंगे कि मेजर इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब हम 6 सबसे मेन मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिए गए हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। और हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज कौन कौन से होते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम भी क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। इसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसने अब तक प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियोस देख लेना, ताकि क्योंकि हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मेन मेजर इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करने की पर बात करेंगे। तो चलो देखते डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से हैं पहले समझते हैं। तो पहला हमारे पास जो मेजर इशू है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसी को समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जब एक कंट्री के जितने भी पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उनका बोलेंगे कि वो कंट्री जो है वो अपने सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय मतलब रोजगार प्रोवाइड कर पा रही है, चाहे वो लेबर हो चाहे वो मशीन्स हो। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, अब जरूरी नहीं वो लेबर ही हो, मशीन्स भी हो सकती हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से सबके सब काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस कंट्री ने अपने सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉय कर रखे हैं ऑलरेडी, तो उसको क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी भी कंट्री में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो खाली पड़े हैं, जैसे कि हम ज्यादातर बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल के बारे में। अगर मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करूं तो ह्यूमन भी एक कैपिटल ही होता है, क्योंकि इंसान भी काम करते हैं। ठीक है, मतलब अपने या तो वो किसी ना किसी गुड्स को जनरेट करते हैं या फिर किसी ना किसी तरह की सर्विस जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है आउटपुट जनरेट होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल है, फिर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काम ना कर रहा हो, खाली बैठा हो, वेला बैठा हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बोलते हैं। और अब ऐसा होता क्यों है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं, ये तुमने समझ लिया कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ये डिस्कस कर लिया हमने अब तक। लेकिन अगर मान लो कि किसी कंट्री में, जैसे कि ज्यादातर वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो भी, चाहे वो यूएसए हो, ठीक है, चाहे वो यूके हो, चाइना हो, जो हमारी वेल डेवलप्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे जो सारे रिसोर्सेज हैं खासकर ह्यूमन कैपिटल, वो सब किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो इतनी फालतू या फिर इतनी तेजी से डेवलप कर पा रहे हैं अपने आप को। लेकिन जैसे अब हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री डेवलपिंग इकोनॉमी है, जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अब डेवलपिंग कंट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सारे रिसोर्सेज को पोटेंशियली यूज नहीं किया गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो बेचारे बेरोजगार बैठे हैं। और जब वो बेरोजगार बैठे, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आउटपुट जनरेट नहीं कर रहे हैं। और जब आउटपुट जनरेट नहीं होगा फालतू, तो एक सिंपल सी बात, हम कैसे आएंगे डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर। तो ये चीज हो जाती है, तो ये डिफरेंस आता है। अब ऐसा होता क्यों है वो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। क्यों एम्प्लॉयमेंट किसी कंट्री में सारे लोग किसी न किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, क्यों कुछ कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द इनवॉलंटरी आइडलनेस ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लेबर। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, लोग सिर्फ यहाँ पे क्या लगा लेते हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं वो आएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। नहीं, अगर कोई भी रिसोर्स खाली पड़ा है जिससे हम कुछ ना कुछ काम निकाल सकते हैं, तो वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आता है। इसमें हमारा लेबर भी इंक्लूड किया जाता है। इफ दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट सोसाइटीज एक्चुअल आउटपुट, और अगर ये प्रॉब्लम अगर होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो जो सोसाइटी का एक्चुअल आउटपुट है ना, जिसको क्या बोलते हैं जीएनपी, जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, तो जीएनपी विल बी लेस देन इट्स पोटेंशियल आउटपुट, तो वो उसके पोटेंशियल आउटपुट से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर वो कुछ बंदे या फिर कुछ रिसोर्सेज जो अनएम्प्लॉयड हैं, अगर वो भी काम कर रहे होते तो कुछ रिसोर्सेज फालतू बनते, कुछ गुड्स फालतू जनरेट किए जाते, कुछ सर्विसेज फालतू जनरेट होती। लेकिन दिक्कत क्या है, उन्हें रोजगार ही नहीं मिल रहा, उन्हें काम पे नहीं लगाया जा रहा। और जब उन्हें काम पे नहीं लगाया जा रहा है तो भाई कुछ रिसोर्सेज कम जनरेट होंगे, कुछ आउटपुट कम जनरेट होंगे। इसका मतलब जो जीएनपी है वो कम होगा, विल बी लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। तो कम होगा किससे, पोटेंशियल आउटपुट से। क्योंकि पोटेंशियल आउटपुट का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम आउटपुट जो हम अपने रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड करके, ठीक है, उन्हें जॉब प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम पोटेंशियल आउटपुट तक रीच ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अपने सारे रिसोर्सेज को, सारे इनपुट्स को काम पे ही नहीं लगा पा रहे हैं। तो सो ऑन ऑफ द ऑब्जेक्टिव
इज टू एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या आता है, तो जो ऑब्जेक्टिव है किसका, गवर्नमेंट का, इज टू एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट विच, अच्छा ये फुल वर्ड दो बार लिख दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट विच मींस एन अब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबको मिलनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव, अगर उसे एक इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करनी है तो। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, एक तो आउटपुट जनरेट होगा, और जब सब लोग रोजगार पा लेंगे इसका मतलब क्या है कि सब लोगों के पास पैसा आ रहा है, सबकी फैमिली फालतू पैसा आएगा, फालतू पैसा आएगा तो क्या होगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड राइज करेगा, और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड राइज करने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो कंट्री डेवलप्ड इकोनॉमी में चेंज कर रही है खुद को। अब समझते हैं आगे इस चीज को। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि इनके कॉजेस हैं क्या। ये तुमने ये समझा कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होने के क्या बेनिफिट है, अनएम्प्लॉयमेंट होने के क्या नुकसान है, वो डिस्कस कर लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, फ्लेक्सिबल वेज रेट। अगर किसी भी कंट्री में फ्लेक्सिबल वेज रेट है, इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल है, अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिश। अब फ्लेक्सिबल वेज रेट जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर किसी कंट्री में हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आना है तो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है तो। मतलब ये कैसे खत्म होगा, इससे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। फ्लेक्सिबल वेज रेट का मतलब क्या है कि जहां पे लोगों को जिस वेज रेट पे काम करना पसंद है वो उन्हें मिल रहा है। अब कई तो ये बोलेंगे भैया, कई लोग तो सोचेंगे कि भैया हमें बैठे बैठा कम काम में इतना सारा फालतू पैसा दे दो, वो कोई कंट्री कैसे दे सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंट्री में वेज रेट इतना कम होता है ना कि लोग काम करने की बजाय आराम करना पसंद करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल सी बात है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, हम सब लोग जो हैं वो अपने डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको फुलफिल करने के लिए जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, ठीक है, और जो हमें मिलने वाला है, वो जो मिलने वाला है वो सैक्रिफाइस से फालतू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब एक लेबर काम करने जाता है बेचारा, ठीक है, वो 10 घंटे 12 घंटे काम करता है, उसको इंडिया में 500 रुपए सैलरी मिलती है, जिसमें से वो सिर्फ गुजारा कर सकता है, वो भी कुछ दिन ही मिलती है जो प्रॉपर, वो भी जो उसे प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है। तो क्या सोचता है कि मैं ये काम भी क्यों ही करूं, इससे बड़े आराम ही कर लेता हूं, क्योंकि यूं भी ना के बराबर मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो चीज, इसका मतलब क्या है कि वो उस पैसे को भी जनरेट करने की बजाय सोचता है कि मैं ये भी ना करूं, इससे बड़े मैं आराम ही करूं, रेस्ट ही करूं, मुझे नहीं करना है काम वाम, ठीक है, वो चीज आती है यहाँ पे। तो यानी कि वो लीजर में, मैंने कंसेप्ट समझा था लीजर क्या होता है। लीजर यानी कि जब एक पर्सन काम को छोड़ के आराम करने की तरफ ध्यान देता है, आराम करके टाइम निकालता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं उसके बजट फ्लेक्सिबल होंगे, उसको थोड़ा बजट फालतू मिलेगा, तो वो थोड़ा सा ना लालच में आएगा कि मैं काम कर लेता हूं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, थोड़ा सा लालची होता है ना, डिजायरेबल होता है कि अगर उसे कोई बड़ी चीज मिल रही है, कुछ थोड़ी सी सैक्रिफाइस करने के बदले, तो वो उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करता है और लग जाता है उसे अचीव करने के लिए, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे कुछ लोगों की बात नहीं करूँगा जो निहायती आलसी और निकम्मे हैं, जिनको सिर्फ पूरे दिन फोन चलवा लो, तो भाई उनकी बात नहीं कर रहा मैं, तो वो तो भाई या तो उनके फादर साहब अम्बानी होंगे जो सब कुछ करके दे रहे होंगे, या फिर उन्हें जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं करना होगा, तो उस तरह के लोग ही खाली बैठे होते हैं। तो ये चीज आ गई यहाँ पे बात। तो फुल एम्प्लॉयमेंट अगर स्टैब्लिश होगा तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, फ्लेक्सिबल वेज रेट, यानी कि जब पसंदीदा पैसा मिल रहा हो अपने काम के बदले, तो लोग काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं और काम करना रेगुलरली पसंद करते हैं। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। अब क्या था हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे काइंस ने भी दिया, क्या पॉइंट दिया वो समझते हैं। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम जनरेट करती है। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर एग्रीगेट मतलब काइंस का कहना था कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ही कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसका थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, क्यों बोला उन्होंने इस बात को, ठीक है। अगर मान लो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, यानी कि लोग जो है वो डिमांड फालतू कर रहे हैं, अब डिमांड फालतू कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर को ज्यादा आउटपुट जनरेट करने चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करने चाहिए, बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल करनी चाहिए। अब जब वो फालतू आउटपुट जनरेट करना चाहता है तो क्या खुद बनाने बैठेगा क्या, उसे भी मजदूर चाहिए होंगे, तो और मजदूर को हायर करेगा। इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा, लोगों को रोजगार देगा। क्यों, क्योंकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड फालतू हो रही है। तो वही सेम बात काइंस ने यहाँ पे समझाया कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी राइज करेगी और लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगी, क्योंकि जब लोग डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा, सप्लाई के लिए वो प्रोडक्शन करना चाहेगा, वो प्रोडक्शन करने के लिए लोग रखने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है,
तो एग्रीगेट डिमांड काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस केस में। तो यही बात यहाँ पे है। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अकॉर्डिंग टू काइंस विद द एग्रीगेट सप्लाई रिमेनिंग अनचेंज इन शॉर्ट रन, वो तो शॉर्ट रन में अनचेंज रहती है, इट इज द डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड दैट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड की डेफिशिएंसी की यानी कि एग्रीगेट डिमांड की कमी होने की वजह से हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। और अगर प्रॉपर तरीके से एग्रीगेट डिमांड की जाए, लोग डिमांड करेंगे प्रोडक्ट की, गुड्स की, सर्विस की, तो प्रोड्यूसर और फालतू गुड्स और सर्विस जनरेट करेगा। और वो कैसे करेगा? लोगों को जॉब प्रोवाइड करके, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये चीज आएगी यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारा, मतलब अगली प्रॉब्लम क्या है? तो पहली प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन और राइजिंग जनरल प्राइस लेवल। तो हम सब जानते हैं भाई, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? लगातार प्राइस का राइज करना। अब प्राइस के राइज करने के कुछ कॉजेस समझते हैं आज इस टॉपिक में हम। तो प्राइस बढ़ते हैं, हम सब जानते हैं लगातार प्राइस बढ़ते रहते हैं, ठीक है। आजकल उल्टा हो गया है, आजकल प्राइस कम बढ़ता है, क्वांटिटी कम होनी शुरू हो गई। प्राइस को लोग सेम रखते हैं, ज्यादातर प्रोड्यूसर क्वांटिटी कम कर देते हैं, ठीक है। वो भी एक तरह का प्राइस का बढ़ना ही होता है। मतलब वही सिंपल सी बात है कि अगर आपको कंजप्शन लेवल सेम रखना है तो आपको अब वो गुड्स ज्यादा बाय करने पड़ेंगे, तो एक तरह से प्राइस बढ़ना ही हो गया। वो भी क्वांटिटी अगर किसी कम कर दूं, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले मान लो 1000 रुपए में किसी के 2 पैकेट देता था, ए और बी, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ बी हटा रहा हूं, अब मैं आपको सिर्फ 1000 रुपए में ए पैकेट दे रहा हूं। तो भाई अगर आपको 2 पैकेट की कंजप्शन करनी है तो 2000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, नहीं खर्च करने पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो हो गई ना महंगाई। हाँ, तो वो भी एक तरीका है महंगाई बढ़ने का ही। अब समझते हैं महंगाई बढ़ती क्यों है। इसके लिए कुछ चीज समझते हैं। एक तो पहली बात, जब एक प्रोड्यूसर किसी भी चीज की प्रोडक्शन करता है, उसे कैसे होंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जिसकी हेल्प से वो प्रोडक्शन करेगा। अब फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं? वो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, मैंने काफी बार समझा रखा है प्रीवियस वीडियोस में भी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। मैं वो काफी समझा चुका हूं, मैं सीधा समझा रहा हूं आप लोगों को। लैंड के बदले एक प्रोड्यूसर रेंट देता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट और लेबर के बदले वेजेस या फिर सैलरीज। तो ये चीजों क्या देता है? फैक्टर पेमेंट के तौर पे देता है। यानी कि मैं जानता हूं कि जो प्रोड्यूसर है वो ये चारों चीजें कहां से लेता है? सोसाइटी से। बदले में सोसाइटी को क्या करता है? पेमेंट करता है अलग अलग फॉर्म्स में। सम सपोज करता है वेजेस की फॉर्म में पेमेंट करता है, सिर्फ इनकी मजदूर पेमेंट लेके जाते हैं। कहां से? एक प्रोड्यूसर से या फिर एक फैक्ट्री से या फिर एक इंडस्ट्री से मजदूर को पैसा मिल जाता है। अब मजदूर बोलता है कि भाई हमारी इनकम बढ़ाओ, हमारा इस इनकम से काम नहीं चल रहा। तो प्रोड्यूसर बोलता है इनकम बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो प्रोड्यूसर क्या बोलता है? ठीक है भाई, तुम इनकम बढ़वा लो। तो प्रोड्यूसर करता क्या है? प्रोड्यूसर जो है अपने लेबर्स की, अपने मजदूरों की, जो भी काम करने लोग हैं, एम्प्लॉइज की, उनकी इनकम बढ़ा देता है। अब जो इनकी इनकम बढ़ाता है, तो इनकम बढ़ाने का मतलब क्या है? कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है? महंगा आ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कि खर्चा करना पड़ रहा है ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करने में। अब दिक्कत है कि अब उसके ऊपर प्रॉफिट सेम बरकरार रखना है, प्रॉफिट का मार्जिन सेम रखेगा वो। तो करता है क्या? वो प्राइस बढ़ा देता है। तो उसने एक तरफ इनकम बढ़ाई, किनकी? जो भी फैक्ट्री में लेबर मजदूर वगैरह थे, जो भी काम करने थे, उनकी इनकम बढ़ाई। दूसरी तरफ प्राइस बढ़ा दिया। तो क्या रियलिटी में कोई इनकम बढ़ी? कोई इनकम नहीं बढ़ी। जितने से उसने इनकम बढ़ाई उतने से उसने प्राइस को राइज कर दिया। अभी लेवल क्या है? सेम है। इस तरीके से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रहता है। दूसरा इन्फ्लेशन बढ़ने का एक और तरीका है, वो क्या? जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई फालतू जाती है। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो मैंने मजाक में एग्जांपल दिया था एक, कि कई बार मुझसे बच्चे पूछ देते हैं मजाक में कि भैया जब आरबीआई के पास खुद के नोट छापने की मशीन है और आरबीआई हमारे कंट्री का बैंक है, तो वो सब लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देता है? वो ज्यादा नोट छाप के दे दे सबको। तो ध्यान रखना, इकोनॉमी के अंदर जितनी मनी सप्लाई होती है ना, वो उस कंट्री की जो इकोनॉमिक हालत होती है वो उतनी ही घटिया होती है, उतनी ही खराब होती है। तो ये चीज भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ने पहले ये काम किया हुआ है, उन्होंने नोट छापे हैं इन्फ्लेशन, वो क्या बोलते हैं उसे, गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गरीबी और बढ़ती चली गई और इकोनॉमी और घटिया हो गई, उनकी मनी वैल्यू उतनी ही कम होती चली गई। तो मार्केट में मनी सप्लाई जितनी कम होगी, इन्फ्लेशन उतना ही कम होगा, और मनी सप्लाई जितनी फालतू होगी, इन्फ्लेशन उतना ही फालतू होगा। ऐसा क्यों होता है? फिर एक बार समझते हैं। अगर मनी सप्लाई फालतू, उसका मतलब क्या है? कि सबके पास पैसा है, सबके पास पैसा है, कि सब डिमांड करेंगे तो भाई मेरे प्राइस ऊपर नहीं जाएगा क्या? क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड ही है, अब डिमांड सबके सब कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा।
तो इसकी वजह से अगर कभी भी किसी कंट्री में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो कंट्री उतनी ही गरीब है, वहां पे इन्फ्लेशन उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो ये कुछ कॉजेज थे इन्फ्लेशन के। अब एक डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इट रेफर्स टू अ फेनोमेनन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस लेवल। तो ये हमारा एक फेनोमेनन है जहां पे हम लोग लगातार राइज देखते हैं किस चीज में, प्राइस लेवल पे। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन टाइम पे सम पीपल गेन, तो कुछ लोगों को तो फायदा मिलता है इन्फ्लेशन टाइम पे, बट मोस्ट पीपल लूज, तो ज्यादा लोग क्या करते हैं, लूज करते हैं। फायदा किनको मिलेगा? फायदा मिलेगा प्रोड्यूसर्स को, उनको उनकी चीजें महंगे बेचने का मौका मिल रहा है। बट मोस्ट पीपल, पर प्रोड्यूसर होते कितने हैं? अगर 20% प्रोड्यूसर होंगे तो कंज्यूमर होंगे 80%, तो ज्यादा लोग यहाँ पे करते हैं, लूज करते हैं। देयरफॉर वन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी एट द प्राइस लेवल। तो गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती है कि वो प्राइस में स्टेबिलिटी बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं कि प्राइस जो ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ज्यादा ऊपर ना जाए। दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है, क्वांटिटी ऑफ मनी दैट डिटरमाइंस द प्राइस लेवल। बता दिया मैंने पहले से ही कि क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि मनी कितनी क्वांटिटी में मार्केट में घूम रही है, ये भी एक कंट्री में प्राइस लेवल को डिटरमाइन करने का इफेक्टिव तरीका होता है। अकॉर्डिंग टू देम द रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिपेंड्स ऑन ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। तो इसका मतलब क्या है कि जो इन्फ्लेशन है ना, वो डिपेंड किस बात पे करता है कि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई किस लेवल की है। तो अकॉर्डिंग टू काइंस एक्सेसिव अच्छा यहाँ पे तो अगला पॉइंट आ गया। तो ध्यान रखना कि जितनी मनी सप्लाई कंट्री के अंदर होगी, इन्फ्लेशन उतना ही फालतू होगा। जितनी मनी सप्लाई कम होगी, जितना ही कम पैसा इकोनॉमी में अवेलेबल होगा, चीजें उतनी ही सस्ती होंगी। लास्ट पॉइंट है, फिर से भाई हमारे काइंस भाई साहब ने अपनी बात बोली यहाँ पे, एक्सेसिव एग्रीगेटिव डिमांड कॉजेज इन्फ्लेशन। ये तो मैं बता ही चुका हूं कि भाई जब मनी सप्लाई है तभी तो लोग डिमांड कर रहे हैं, लोगों का पैसा है तभी तो लोग लोग चीजों को खरीदना चाहते हैं, लोग चीजों की डिमांड कर रहे हैं, और जब चीजों की डिमांड कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड का बढ़ना प्राइस को राइज करवाता है हमेशा। ये चीज है, और उम्मीद है ये तो सबको पता होगा कि क्यों ऐसा होता है, कि क्यों जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है। उसकी मेन रीजन क्या है कि भाई एक सिंपल सी बात है, अब मैं पेन बोलूं, इस पेन से कभी अकबर ने, इस मार्कर को कभी अकबर ने यूज किया था, अब इसकी बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे, तो भाई मैं उसको ही बेचूंगा ना जो इसके सबसे ज्यादा प्राइस पे करेगा। तो सिंपल बात है, इस पेन के, इस मार्कर की डिमांड की वजह से इसका प्राइस अपना भी ऊपर जा रहा है, वो चीज हो गई। अब आता है अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट बिजनेस साइकिल। प्रीवियस वीडियो में खत्म करके आया हूं इस टॉपिक को। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है? बिजनेस साइकिल का मतलब है कि भाई बिजनेस में कैसे, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या चीज चल रही है, कौन से अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, वो चीजें, इसको उनको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल के अंदर बोलते हैं। यानी कि वो फ्लक्चुएशंस जो आउटपुट और इंप्लॉयमेंट लेवल पे हो रहे हैं विद अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। यानी कि दूसरे अलग अलग पीरियड्स में बिजनेस के अंदर किस लेवल पे आउटपुट जनरेट हो रहा है, किस लेवल पे इंप्लॉयमेंट चल रही है, उसमें क्या क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वो सब किसका पार्ट बनता है, बिजनेस साइकिल का पार्ट बनता है। द कॉजेज ऑफ दिस बिजनेस साइकिल इन मार्केट इकोनॉमीज आर एन इंपॉर्टेंट मार्केट इकोनॉमिक इशू। तो जो ये बिजनेस साइकिल के अंदर जो हमारे फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे मार्केट इकोनॉमीज के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इशू बन जाता है। अब होता क्या, दो चीज बताता हूं इसमें, होता दो, मेनली दो चीज है, या तो बूम या डिप्रेशन। बूम और डिप्रेशन में पता क्या होता है, बूम में क्या है कि इकोनॉमी में आउटपुट लेवल लगातार बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट राइज कर रही है, ठीक है, चीजों के जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ वो काफी अच्छी तरीके से हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि बूम पीरियड चल रहा है पूरी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। जैसे कि देखो ये ग्राफ ऊपर भाग रहा है, इसे बोलते हैं बूम पीरियड। लेकिन फिर होता है रिसेशन, जब ये ग्राफ नीचे आना शुरू होता है कि भाई बहुत ऊपर भाग लिए, अब थोड़ी देर के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव शो हो जाती है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू कर देती है, यानी कि मैं कहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, आउटपुट जनरेशन लेवल गिर जाता है, तो होता है रिसेशन। और यही रिसेशन अगर कंटिन्यूस रहा लगातार एक लंबे टाइम पीरियड तक, तो क्या बन जाता है, डिप्रेशन। तो ये बन गया हमारा डिप्रेशन। तो यहां तक रिसेशन, फिर आया डिप्रेशन, और फिर जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिकवरी, कि अब जो है हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, वापस सुधर रही है, अच्छे हालातों में आ रही है। जैसे देखो कोविड में क्या हुआ था, कोविड में हमारी इकोनॉमी काफी नीचे आ गई थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, लोगों को लगा अब चीजें नॉर्मल हो गई, हालात नॉर्मल हो गए, तो हमारी इकोनॉमी वापस ग्रो करनी शुरू हो गई। यही नहीं, स्टॉक मार्केट की तरफ नीचे गिर गया था, ठीक है, और फिर एकदम से रिकवरी की, स्टॉक मार्केट ने भी काफी ऊपर चला गया, इकोनॉमी लगातार बूम पीरियड पे चली गई कुछ सालों के लिए, 2-3 सालों के लिए, तो वो चीज होती है यहाँ पे,
ठीक है। तो इन्हीं फ्लक्चुएशंस को जो हमारे आउटपुट के लेवल पे आते हैं, इंप्लॉयमेंट के लेवल पे आते हैं, ग्रोथ के लेवल पे आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल्स बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट बनता है वो बनता है स्टैगफ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन क्या है वो समझते हैं। तो स्टैगफ्लेशन रेफर टू सिचुएशन व्हेन अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन अकर्स, यानी कि स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन का भी पापा है ना, इन्फ्लेशन क्या था, जब महंगाई अपने के लेवल पे हो, स्टैगफ्लेशन उससे भी ऊपर, यानी कि जब महंगाई सारी सिचुएशन को पार कर दे, सारी सीमाएं, सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दे, उसको क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन अकर्स साइमल्टेनियसली विद हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। किसके साथ, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं लेकिन फिर भी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मींस रिड्यूस लेवल ऑफ जीएनपी। और अभी चीज हम ऊपर ही पढ़ के आए थे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई रेट पे है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लोग जो है, कहीं ना कहीं जो हमारे रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो रहे हैं, वो काम पे नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आउटपुट जनरेट कम हो रहा है। तो जो हमारा जीएनपी है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ जीएनपी, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, वो भी कम हो रहा है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, डिफ्लेशन इज अब आगे डिफ्लेशन क्या होता है, जब चीजें मंदी, मतलब जब मार्केट मंदी हो जाए, इसको मंदी वर्ड से जानते हैं। डिफ्लेशन होता है जब चीजें सस्ती होती चली जाए, और सस्ती कब होगी, जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा हो, यानी कि क्वांटिटी बहुत सारी हो खरीदने के लिए, लेकिन डिमांड उतने लोग नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास उतनी इनकम ही नहीं है। ठीक है। या फिर कई बार मनी सप्लाई के कम होने की वजह से भी डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है। इसको भी क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन का टाइम पीरियड। जैसे कोविड के जस्ट बाद हुआ था। अब कोविड में बहुत से लोगों की जॉब शिफ्ट हुई थी, बहुत से लोगों की जॉब चली भी गई थी। अब जब जॉब चली गई तो लोगों के पास पैसा नहीं था खर्च करने के लिए, तो जो प्रोडक्ट जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स बना रहे थे उनकी लोग डिमांड ही नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। इसलिए हमारी इकोनॉमी जो है वो एक डिप्रेशन में चली गई थी। तो डिफ्लेशन इज अ फेनोमेनन ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। तो डिफ्लेशन हमारा एक फेनोमेना होता है जिसमें हमारे प्राइस जो है वो फॉल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, डिफ्लेशन इज द स्टेट ऑफ इकोनॉमी वेयर द वैल्यू ऑफ मनी इज राइजिंग और द प्राइसेस आर फॉलिंग। जहां पे वैल्यू तो बढ़ती है पैसे की, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो लगातार करते हैं, फॉल करते चले जाते हैं। अब आता हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत लगती नहीं है। जब भी एक कंट्री में लगातार आउटपुट बढ़ता चला जाए, एम्प्लॉयमेंट का लेवल अच्छा हो जाए, लिविंग स्टैंडर्ड राइज करता रहे, हम क्या बोलेंगे कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो एक्सपेंशनरी ट्रेंड इन द कंट्रीज टोटल आउटपुट, कि कंट्री के अंदर जो भी टोटल आउटपुट है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत लंबे टाइम पीरियड तक, इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे जस्ट कोविड के बाद हुआ था। ग्रोथ इज मेजर्ड बाय एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी कि जब लोगों की इनकम बढ़ती चली जाए, क्योंकि इनकम कब बढ़ेगी किसी की। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई जब एक प्रोड्यूसर आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है, तो वो लोगों को जॉब पे रखता है। ठीक है। जब वो आउटपुट लगातार बढ़ाने की कोशिश करता है तो लोगों को जॉब पे रखेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये चीज, यानी कि आउटपुट का जनरेट होना, या फिर मैं कहता हूं कि एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना अपने आप में ही क्या होता है, रीजन होता है या तो इन्फ्लेशन का या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड होगी तभी जो प्रोड्यूसर है वो आउटपुट फालतू जनरेट करने की कोशिश करेगा, और आउटपुट फालतू जनरेट करने के लिए उसे लोगों को रखना ही पड़ेगा अपने पास काम करने के लिए। और जब वो लोगों को अपने पास काम करने के लिए रखेगा तो उसी में लोगों को इनकम देगा, तो सिंपल सी बात है पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी कंट्री का राइज करेगा। वो अलग बात है कि अभी तक इतना फालतू स्पीड से राइज नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है ना वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम है, यानी कि 90% रिसोर्सेज जो हैं वो मात्र 10% लोगों के पास अवेलेबल हैं, और जो बाकी 10% रिसोर्सेज हैं उसमें बाकी 90% लोग गुजारा कर रहे हैं। तो ये हालात है जो कि काफी बेकार हालत है, क्योंकि 90% रिसोर्स सिर्फ 10% लोग यूज कर रहे हैं, और 10% रिसोर्स बाकी 90% लोग यूज कर रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, 6 पॉइंट, वो आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड एक्सचेंज रेट। ठीक है। तो अब ये समझते हैं। तो बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये हमारा एक रिकॉर्ड है, कैसे किताब है, एक ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जो किसकी है, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, लेकिन किसके बीच में हुई है, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। यानी कि हम जो ये करते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाहर के देश से सामान खरीदना, बाहर के देश में सामान बेचना, ठीक है, उन सबकी जो भी ट्रांजैक्शन की, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की जो भी हिस्ट्री होती है वो कहां पे होती है,
बीओपी के अंदर, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर। तो ड्यूरिंग द पीरियड, किसी भी पीरियड के अंदर, यानी कि मैं कहता हूं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर मान लो कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स, यानी कि एक कंट्री के डोमेस्टिक रेसिडेंट्स ने इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन चीजें खरीदी हैं और कौन कौन चीजें बेची हैं, उन सबका इकोनॉमिक रिकॉर्ड जहां पे होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में भी हो सकता है और सरप्लस में भी हो सकता है। अब एक क्यों होता है वो समझते हैं। डेफिसिट में कब होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हम जो है वो चीजों को इंपोर्ट फालतू करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, यानी कि हमारी कंट्री के नुकसान वाली बात है। हम बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट ज्यादा हैं लेकिन हमारी चीजें उस लेवल पे बाहर नहीं जा रही हैं, यानी कि हम चीजों को इंपोर्ट फालतू कर रहे हैं पर एक्सपोर्ट बहुत कम लेवल पे कर रहे हैं, डेफिसिट। और सरप्लस में क्या होगा, जब हम इंपोर्ट कम करेंगे लेकिन बाहरी कंट्री हमारे गुड्स की डिमांड फालतू करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इन द इकोनॉमी द ट्रांजैक्शन इन बीओपी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रेट ऑफ एक्सचेंज। तो जो ट्रांजैक्शन है बीओपी की वो इन्फ्लुएंस होते हैं किस चीज से, रेट ऑफ एक्सचेंज की वजह से। अब कैसे होती है ये इन्फ्लुएंस वो समझते हैं। यहां पे क्या आता है, द एक्सचेंज रेट इज द रेट। तो देखो एक्सचेंज रेट क्या आता है, ये वो रेट है एट विच अ कंट्रीज करेंसी इज एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसीज, जहां पे एक कंट्री जो है वो अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंपल सी बात है यूएसए से कोई चीज मंगवाते हो, सपोज करो आपने आईफोन मंगवाया। अब आईफोन जो है यानी कि एप्पल कंपनी का फोन है, अब एप्पल जो है वो कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, तो वहां पे पेमेंट किस में करोगे, डॉलर्स में पेमेंट करोगे। तो डॉलर्स जो है वो $1 जो मतलब $1 की वैल्यू कितने रुपए चल रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 85 चल रही है या फिर 86 चल रही है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट का मतलब यही होता है, वही बात यहां पे लिखी हुई है कि जहां पे एक कंट्री करेंसी किसी दूसरी कंट्री करेंसी से यानी कि किसी फॉरेन कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज की जाती है और ये इन्फ्लुएंस करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है, तो वो कैसे करता हूं सब समझेंगे आने वाली वीडियोस में, इतना डीप में भी नहीं पढ़ना था, बस हमें ये समझनी थी कि ये जो 6 के 6 मेजर इकोनॉमिक इश्यूज हैं ये होते क्या हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में विद न्यू चैप्टर यानी कि लेसन नंबर 2 के साथ। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हो। अब जिसको जो उतारना उतार लो।